गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम बेसिक इंग्लिश के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। बेसिक इंग्लिश जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि इंडियन क्लाइमेट के अंदर या इंडियन जो भारतीय जो वातावरण है, इंग्लिश की जहाँ तक मैं बात करूँ, स्टूडेंट पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो न तो इंग्लिश बोल पाता है, न इंग्लिश सेंटेंस क्रिएट कर पाता है। आखिरकार उसके साथ ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? उसके पीछे रीज़न ये होता है दोस्तों, या उसके पीछे कारण ये होता है कि हम केवल रटन विद्या पे ध्यान देते हैं। हम इंग्लिश के बेसिक को समझना नहीं चाहते हैं, या उसके बेसिक को समझ नहीं पाते हैं, या फिर जो ट्रेंड टीचर्स की होती है वो कमी होती है कि बच्चों को वो चीज़ सिखाई नहीं पाते कि इंग्लिश कैसे क्रिएट की जाए। ये बात आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमें बोलना आना चाहिए। लैंग्वेज एक भाषा होती है और भाषा का मतलब होता है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन कर सके, तब भाषा का उद्देश्य पूरा होता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, एक 3 साल का बच्चा भी आसानी से हिंदी बोल लेता है, अपने माता पिता के साथ में, अपने बराबर के दोस्तों के साथ में, या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ में आसानी से इंग्लिश बोल पाता है। लेकिन हम 12th क्लास पास करने के बाद और इंग्लिश को लगातार 10 वर्ष तक पढ़ने के पश्चात भी, या 10 या 12 वर्ष पढ़ने के पश्चात भी हम इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि एक तो हमारे पास ट्रेन टीचर्स की कमी होती है। ट्रेन टीचर्स का मतलब होता है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होती है, जो हमें इंग्लिश का बेसिक नहीं समझा पाते हैं कि भाषा कैसे बोली जाती है, भाषा के पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं, कौन कौन से तत्व काम करते हैं, जो हमें भाषा सीखने के एबल बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फोकस करेंगे बेसिक इंग्लिश के ऊपर कि हम सेंटेंस कैसे बना पाएँ, हम दूसरे व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन कैसे कर पाएँ, आखिरकार हम अपनी बात को इंग्लिश में दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा पाएँ। उसके लिए इंग्लिश के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा और वो टॉपिक्स मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि अपनी बात को आप इंग्लिश के अंदर लिख सकें, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक आप पहुँचा सकें। ठीक है, ये है। इसके लिए जो टॉपिक्स मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, पहले वो आप नोट करिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि हम इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है टेंसेस। टेंस पहला जो टॉपिक होता है हमारा होता है टेंस होता है। टेंस का मतलब होता है काल, जिसके अंदर सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास से हम पढ़ते हैं, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमें टेंस पढ़ाए जाते हैं, बट हम टेंस को प्रॉपर्ली सीख नहीं पाते हैं, या उनका यूज करना हम मिस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर नहीं पाते हैं, या फिर हमारे पास ऐसा क्लाइमेट नहीं होता है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है कि हम उनका यूज कर सकें। हम उनको सीख तो लेते हैं, उनके फंडामेंटल्स को सीख लेते हैं, हम उनके फंडामेंटल्स को सीख तो लेते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से धीरे धीरे वो चीज़ें वापस मिस होने लग जाती है। जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख लिया, पास्ट सिंपल टेंस आपने सीख लिया, लेकिन जब तक आप उसको डेली यूज में, जब तक आप उसको डेली रूटीन में यूज नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ वापस धीरे धीरे क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। जबकि भाषा ही कहती है, लैंग्वेज ही कहती है कि आपको जो चीज़ सिखाई गई है उसका आप कंटिन्यू यूज करना सीखें, आप उसको कन्वर्सेशन में लें, आप दूसरों के साथ वार्तालाप करने में उन चीज़ों का यूज करें। ठीक है, तो पहला चैप्टर होगा हमारा टेंसेस। दूसरा हम पढ़ेंगे लैंग्वेज सीखने के लिए वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, टेंसेस का मतलब होता है काल, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने खाना खा लिया है, इनमें जो भी खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना है, ये सब अंग्रेजी में वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, वर्ब के बिना सेंटेंस का निर्माण नहीं हो पाता है, तो हमें वर्ब वाले चैप्टर की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, वर्ब चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी डिटेल में हम इसको पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप सेंटेंस बनाना सीख सकें। ठीक है ना, और इन वर्ब का जो उपयोग किया जाएगा वो टेंसेस के दौरान ही किया जाएगा। मतलब जब टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, तो उनमें जो क्रियाओं का यूज होता है, क्रिया के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, तो कौन सी क्रिया का यूज कौन से टेंस में किस प्रकार से किया जाता है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर होता है हमारा कंजक्शंस। कंजक्शंस, इनको हिंदी में बोलते हैं संयोजक, आप इनको नोट करते रहिएगा। कंजक्शंस का मतलब होता है संयोजक। संयोजक क्या होता है? संयोजक को अगर हम साधारण भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर इसका अर्थ समझने का प्रयास करें, तो संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला,
योजक जो जोड़ता है। तो अंग्रेजी में कंजक्शंस किसको जोड़ते हैं? देखिए आप अंग्रेजी में कंजक्शंस जोड़ते हैं आपस में दो वर्ड्स को, दो शब्दों को, जैसे राम एंड श्याम, दो नाउन्स को आपस में इनके द्वारा ऐड किया जाता है, या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे राम गया और मैं आ गया, तो यहाँ पर और क्या हो गया? कंजक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? एंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो कंजक्शंस का भी एक बड़ा रोल होता है सेंटेंस निर्माण करने के अंदर, ठीक है। इसके पश्चात चौथा जो चैप्टर होता है जो सीखने के लिए काफी उपयोगी होता है वो होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होती है? नाउन और नाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन के साथ उसका संबंध बताती है, ठीक है ना। तो बिना प्रीपोजिशन के भी कोई भी सेंटेंस अधूरा होता है, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल। इस छोटे सेंटेंस के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करना। जैसे केट एक नाउन हो गई, बिल्ली, बिल्ली का मतलब एक नाउन हो गई। कौन सी नाउन है ये आपकी कॉमन नाउन हो गई, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ ली होगी कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, ये छोटी क्लासेस के अंदर आपको बताया गया होगा। हम स्टार्ट करेंगे टेंसेज से। हाँ, इस दौरान मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच की भी जानकारी देता जाऊँगा साथ के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे केट हो गई कॉमन नाउन, यही बोल सकते हैं कि आप एक नाउन है। इसके बाद टेबल, टेबल का मतलब होता है मैच, और ये भी एक नाउन हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है, इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो कौन दिखा रहा है? ऑन। कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? टेबल के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑन को रिमूव कर देते हैं, अगर आप यहाँ से ऑन को हटा देते हैं, अगर आप यहाँ से ऑन को हटा देते हैं तो फिर इनका कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। केट और टेबल के मध्य जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है कि बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हुई है, वो रिलेशन खत्म हो जाता है। किसको हटाने के बाद? ऑन को हटाने के बाद। तो ऑन एक प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन का जैसा कि आपने देखा वाक्य के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस का कंप्लीटली अर्थ आपके सामने नहीं आ पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चौथा जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा प्रीपोजिशन। इसके बाद में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब होता है भाग, स्पीच का मतलब होता है कोई कथन, कथन का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब वाक्य, ठीक है ना। एक वाक्य के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें आ सकती है, उनको अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मान लीजिए एक पेड़ होता है, ठीक है ना, एक पेड़ होता है, तो पेड़ के अंदर क्या क्या होता है? उसका ट्रंक होता है, ट्रंक का मतलब उसका तना होता है, ठीक है ना। उसके अंदर लीव्स होती है, पत्तियां होती है, ठीक है, उसकी ब्रांचेज होती है, उसकी शाखाएं होती है, इन सबसे मिलकर के एक पेड़ बनता है। बाय द वे उसकी पत्तियां निकल भी गई है, जैसे गर्मी के मौसम में पतझड़ का जो मौसम आता है उसकी पत्तियां निकल जाती है, लेकिन उसके अंदर ट्रंक तो बचता है, उसके अंदर ब्रांचेस तो बचती है, ये थोड़ी निकल जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीजें पेड़ को बनाने के लिए आवश्यक होती है। इनमें से कोई चीज नहीं भी होती है, जैसे शाखाओं को काट दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो भी पेड़ पेड़ बना रहेगा, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस के अंदर आने वाले तत्व, एलिमेंट्स। एक सेंटेंस किन किन एलिमेंट से मिलकर के बनता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं आपको यहीं पे अपन जो इंडेक्स पढ़ रहे हैं, कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके क्लियर करता जाऊंगा आपको। जैसे नाउन हो गई, उसके बाद प्रोनाउन हो जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव हो जाता है, उसके बाद एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, कंजक्शंस का मतलब होता है संयोजक, जो कि दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन होती है। इसके बाद वर्ब, जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश, वर्ब। वर्ब के बिना कुछ भी नहीं है, बिना वर्ब की जानकारी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन या यूँ बोल सकते हो आप इनको 1 2 3 4, ये टोटल 8 होते हैं। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ये भी काफ़ी यूजफुल होते हैं, ये भी सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी जानकारी होना भी हमें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, तब तक हम किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटली या प्रॉपरली नहीं बना सकते, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो आपका चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए बेसिक इंग्लिश सीखने में। चलो, इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा।
देखिए आप, जैसे आपने हिंदी के अंदर देखा होगा कि कहावतें और मुहावरों से किसी भी वाक्य को रोचक बनाया जाता है, इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी के अंदर इडियम्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी काफ़ी आवश्यक होते हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि भाषा इंटरेस्टिंग तभी बनती है जब उसके अंदर कहावतें, मुहावरे का प्रयोग किया जाता है हिंदी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर इडियम्स और फ्रेजेस का प्रयोग करके हम उस लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल चैप्टर कितने हो गए आपके? नंबर 1 टेंसेस, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 कंजक्शंस, नंबर 4 प्रीपोजिशन, नंबर 5 पार्ट ऑफ स्पीच, नंबर 6 आइडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। इनके साथ साथ हम जानकारी लेंगे पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव कंस्ट्रक्शन जो कि 10th क्लास तक काफ़ी यूजफुल होता है। हालांकि काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन इसका भी सेंटेंस बनाने में काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि किसी भी भाषा के अंदर जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो कभी उस वाक्य को सब्जेक्ट के द्वारा बोला जाता है, कभी उस वाक्य को ऑब्जेक्ट के द्वारा बोला जाता है, बोलने का फ़र्क पड़ जाता है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस बनाए जाते हैं तो पैसिव कंस्ट्रक्शन काफ़ी यूजफुल हो जाता है। उसके बाद नरेशन, नरेशन जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 10th स्टैंडर्ड तक ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसका वेटेज भी काफ़ी होता है, लगभग 4 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट नरेशंस के अंदर से आते हैं। तो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा मॉडल्स, देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मॉडल्स। हालांकि एक वर्ब का ही पार्ट होता है, इसका जिक्र हम वर्ब के दौरान भी करेंगे, लेकिन इसको अलग से भी पढ़ेंगे मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स जो क्रियाएं होती है वो सेंटेंस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, हमारे भावों को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो टेंसेस के साथ साथ वर्ब के टेंसेस के साथ साथ हम मॉडल्स का भी अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ये हो गए। इसके अलावा क्लॉजेस, क्लॉजेस उपवाक्य जिनको हिंदी में बोलते हैं हम उपवाक्य, क्लॉजेस। क्लॉजेस की जानकारी होना भी हमें काफ़ी ज़रूरी है। देखो क्लॉजेस क्या होते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक क्लॉजेस को नहीं पढ़ाया जाता है, बट क्लॉजेस का प्रयोग अगर आप पहली क्लास की बुक देखोगे या सेकंड क्लास की बुक देखोगे या थर्ड क्लास की बुक देखोगे तो उसमें आपको क्लॉजेस वाले सेंटेंस देखने को मिलेंगे। बच्चे बहुत सी बार उन सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये सेंटेंस किस में लिखे हुए हैं और क्लॉजेस क्या चीज़ होती है, मेन क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो इनकी भी जानकारी हम आप में इसी जो अपने बेसिक इंग्लिश कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको, इसी के दौरान मैं आपको देता रहूँगा। क्लॉजेस इसके दौरान पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टोटल चैप्टर हो गया आपके पास 6 तो ये हो गए, 4 ये कितने हो गए, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। ये 10 चैप्टर्स हो गए आपके। इन 10 चैप्टर्स के माध्यम से हम थोड़ा बहुत इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं, इंग्लिश का जो अपना ज्ञान है उसको इंक्रीज कर सकते हैं या इंग्लिश बोलने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भारत के अंदर स्पेशली भारत के गांव में या जो छोटे हमारे जो स्मॉल टाउन से छोटे कस्बे हैं, उन छोटे कस्बों के अंदर बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, अपनी किसी भी बात को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, अपने किसी भी विचार को इंग्लिश भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आई होप, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपकी जो कमी है वो दूर